हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 10वां। ठीक है, 10th लेक्चर में हम चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले साइक्लोन साइक्लोन पढ़ने वाले। उसके पहले मैं बता देता हूँ, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम कवर कर रहे हैं। हिंदी में भी आपको समझाता हूँ और इंग्लिश में भी आपको समझाता हूँ। दोनों चीज़ें यहाँ पर पैरेलल चलती है। टॉपिक आपको मिलेगा पूरा, प्लस आपको स्लाइड पर भी हिंदी और इंग्लिश में, स्लाइड जो है हमारी उसके ऊपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। देख लेते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर चुके। हम इसके पहले वाले अर्थक्वेक हो चुका है, हमारा सुनामी हो चुका है, वॉल्केनो के 3 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, और आज हम समझने वाले हैं साइक्लोन कि साइक्लोन क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम ये वाला पोर्शन छोड़ेंगे और फिर हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर से आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर है हमारा साइक्लोन, लेक्चर है 10th ए। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम इसको कवर करने वाले, 10A में और 10B के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन या चक्रवात, हम जिसकी बात करें चक्रवात। ठीक है, साइक्लोन या चक्रवात। देखिए, आप एक चीज वो सोचते होंगे कि लेक्चर बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, बहुत बड़े लेक्चर बन जाते हैं। तो लेक्चर बड़े होने का मीनिंग ये होता है क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में कवर कर रहे होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में, तो दोनों को समझाने के लिए यदि मैं 30 मिनट का वीडियो बनाऊं, है ना, 30 मिनट का वीडियो बनाऊं हिंदी के लिए, 30 मिनट का इंग्लिश के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डबल मेहनत भी होगी और उसमें चीजें भी। और इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ के चले। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं चक्रवात क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, छोटी सी बात पहले अपन यहाँ पर पहले एक व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन क्या होते हैं, एक ऐसा जोन होता है जहां पर क्या होते हैं, लो प्रेशर होता है। साइक्लोन कैसे जोन होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं, जिसमें, है ना, जिसके आसपास क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है ना, उच्च दाब क्षेत्र होता है। ये है आसपास, ये उच्च दाब दाब क्षेत्र है। ठीक है, ये निम्न दाब क्षेत्र है और ये सभी जगह पर क्या है, हाई प्रेशर जोन है ना। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि जब भी मूवमेंट होता है एयर का, ठीक है, एयर मूवमेंट होता है वो कहां से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है ना। हमेशा ये तो यूनिवर्सल, ये हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है, भले टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, सभी चीजें क्या होती है, हाई से लो की तरफ मूव करती है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर किसको मीडियम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जाएगा, जब लो प्रेशर हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर किस तरफ चलता है, लो प्रेशर की तरफ चलने लगता है। हाई प्रेशर किस तरफ होता है, लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, जैसे आपके एक सिलेंडर में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और वो सिलेंडर का हाई प्रेशर जैसे ही आप वॉल खोलते हैं और वैसे ही बाहर निकलने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, लो है सिलेंडर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या हो जाता है, प्रेशर किस तरफ रिलीज होगा, अंदर की तरफ रिलीज होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो सीधा सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, अर्थ के रोटेशन रिवॉल्यूशन के कारण, रोटेशन सॉरी, अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ जो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, उसके कारण क्या हो जाता है, ये हवाएं अपनी दिशा में मुड़ जाती, अपनी दिशा में एक और मुड़ जाती है, तो राइट मुड़ जाएगी या तो लेफ्ट मुड़ जाएगी। आगे हम इसको जानेंगे कोरियोलिस फोर्स के माध्यम से। अभी आप यहाँ पर इतना जानिए कि या तो लेफ्ट मुड़ जाएगी या तो राइट मुड़ जाएगी। ठीक है, तो राइट या लेफ्ट मुड़ जाएगी, उसी कारण से क्या होगा, ये जो विंड सर्कुलेशन है वो सीधा ना जाते हुए किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, और ये इस तरफ हो जाएगा धीरे से, है ना, इस तरफ हो जाएगा, जाएगा सेंटर की तरफ ही। ठीक है, लेकिन इस तरफ हो जाएगा, उसी कारण से क्या हो जाएगा, एक सर्कुलेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक सर्कुलेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सर्कुलेशन मोशन स्टार्ट हो जाता है विंड का, और यही चीज क्या कहलाती है, हमारे साइक्लोन बन जाती है। यही चीज क्या हो जाती है, साइक्लोन बन जाती है। यहाँ पर आप एक ही चीज को समझ के रखिए कि सबसे पहले साइक्लोन में होता है लो प्रेशर, साइक्लोन में लो प्रेशर निम्न दाब होता है, और उसके आसपास कैसा होता है, उच्च दाब होता है। दाब कैसा होता है, उच्च होता है या फिर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड सिस्टम चलता है, और हवाएं क्या हो जाती है, किस तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर क्या हो जाती है, तेजी से चक्रीय प्रभाव में जाने लगती है, या फिर सर्कुलेशन मोशन में जाने लगती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, चक्रवात। जब हवाएं ऐसी क्या होती है, घूमने लगती है ना, अपने सेंटर की तरफ क्या होने लगती है, घूमने लगती है, और सेंटर में होता है लो प्रेशर और आसपास होता है हाई प्रेशर।
ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन, साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, है ना, अराउंड दी लो प्रेशर। सबसे मेन चीज है यहाँ पर क्या, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया बनेगा, एक जगह लो प्रेशर एरिया बन गया। ठीक है, इनवर्ट मतलब क्या होगा, अंदर की ओर। इनवर्ट मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर। अंदर की ओर यह हवा जाएगी, बाहर नहीं आ रही है। चक्रवातों में या फिर साइक्लोन में हमारी हवा किस तरफ आती है, अंदर की ओर जाती है। इनवर्ट मोशन, इनवर्ट मोशन है किसका, एयर का। और कैसा है, सर्कुलेशन है। और सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, घूमने लगेगी हवा इसके आसपास। ठीक है, तो सर्कुलेशन एरिया, है ना, तो वो एरिया जहां पर एयर क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में सर्कुलेट करने लगती है, घूमने लगती है ना, सर्कल में घूमने लगती है लो प्रेशर के अराउंड, है ना, एक चक्रीय प्रभाव वहां पर दिखाई देने लगता है निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर। उसे ही क्या कहते हैं हम, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले में भी समझ देते हैं, है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण कोरियोलिस फोर्स एक्टिव हो जाता है वहां पर। कोरियोलिस फोर्स होता है ना, उसके कारण क्या हो जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चक्कर लगाने वाली वायु वृत्ताकार जैसी आकार में आ जाती है ना, वृत्ताकार आकार में आ जाती है। और क्या होने लगती है, एक ही क्षेत्र के आसपास चारों तरफ क्या होने लगती है, घूमने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं, चक्रवात। इसे ही क्या कहते हैं, चक्रवात। यहाँ पर थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, this circulate the air circulates in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगा, है ना। नॉर्थ में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, क्लॉकवाइज चलती है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, मतलब यदि हम एक लाइन खींच दें, ये कौन सी है, इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब यहां पर हमने बोला कि यहां पर यदि साइक्लोन है तो वो कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। इक्वेटर के ऊपर उत्तरी अक्षांश होता है, उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध होता है। और नीचे कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे घूम रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घूम रहे घड़ी की सुई की। और इधर क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। मतलब क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, हम इसको आगे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, अभी मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज होते चलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर यहीं पर इसको समझते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं और आगे। देखिए, देखिए यहाँ पर तो हमने समझ लिया था। अब देखिए उसके पहले आप जब भी समझते हैं, है ना, कौन सा वाला, साइक्लोन वाला टॉपिक समझते हो, उसके पहले आपको प्रेशर बेल्ट पता होना चाहिए। प्रेशर बेल्ट पता होंगे तो आपको साइक्लोन भी समझ में आएगा। साइक्लोन के दो टाइप है, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, तो दोनों आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको प्रेशर बेल्ट पता है। प्रेशर बेल्ट पता है तो आप इजीली पिक कर पाएंगे उसको, है ना, उन सब चीजों को इजीली पिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेशर बेल्ट। सबसे पहले यहाँ पर होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर होता है इक्वेटर वाला रीजन। इक्वेटर वाले रीजन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर। यहाँ पर कौन सा प्रेशर जोन बना हुआ है, लो प्रेशर जोन बना हुआ है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल डोल्ड्रम। इक्वेटोरियल डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। जब भी डोल्ड्रम वो पूछे तो डोल्ड्रम भी क्या हो जाएगा, यदि डोल्ड्रम पूछता है तो डोल्ड्रम भी क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और आईटीसी जेड पूछे तो आईटीसी जेड भी क्या हो जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आईटीसी जेड या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन या फिर लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है, तो बार बार आपके सामने आईटीसी जेड नाम आए, है ना, तो वहां पर आप ये समझ जाइएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन की बात की जा रही। उसके बाद चलते हैं हम, तो यहां से ये कहाँ होता है, जीरो से लेकर 30 डिग्री, जीरो से लेकर, सॉरी हटा देते हैं, जीरो से लेकर 5 डिग्री, से लेकर 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ये होता है। फिर उसके बाद यहां से चलते हैं तो उसके बाद नॉर्मल जोन होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा हाई प्रेशर जोन। ये प्रेशर जोन है हमारा क्या, हाई प्रेशर जोन। और इस वाले हाई प्रेशर जोन जो होता है 30 से कहाँ, 35 डिग्री। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये होता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। किसको बोलते हैं,
हॉर्स लेटीट्यूड, इसी को हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं, हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, मेरे दूसरे भी लेक्चर रखे हुए हैं जिसमें प्रेशर बेल्ट पूरी तरीके से समझाया हुआ है, प्रेशर बेल्ट के ऊपर ही एक लेक्चर बना हुआ है, वो देखिएगा, हॉर्स लेटीट्यूड क्यों क्यों कहते हैं इसे, उसके बारे में कहानी वहां पर दी गई है। ठीक है, तो 30 से 35 डिग्री पर होता है। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, वापस से हमारा क्या हो जाएगा, एक और 60 से लेकर 65 तक दोनों जोन में, है ना, 60 से लेकर 65 तक हमारा क्या हो जाता है, वापस लो प्रेशर जोन आ जाता है। यहाँ पर वापस लो प्रेशर जोन आ जाएगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर। उसके बाद पोल पर, ये जो हमारा पोलर रीजन दिख रहा है यहाँ पर, है ना, जहां पर क्या होती है, आइस जमा होती है ना, पोल वाला रीजन होता है ये वाला। यहाँ पर वापस से प्रेशर जोन कैसा होता है, हाई होता है, वापस से हाई प्रेशर जोन होता है, मतलब सीक्वेंशियली होता है। यहाँ पर लो होता है, फिर उसके बाद हाई होता है, फिर लो होता है, और फिर आखिरी में क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो हमारे यदि हम बात करें कि कौन सा जोन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से चक्रवात होते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं उनको। और दूसरे चक्रवात होते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इधर बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से जोन के बीच में होते हैं, ये यहां से 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में कौन से साइक्लोन होते हैं, हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। उसके बाद टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन कहां से होते हैं, 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में कौन से होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमारे होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन करके और देखते हुए चलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रेशर बेल्ट समझ में आए होंगे। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड, या फिर इसको इसको बोलते हैं हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, तो यहाँ पर है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है सब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये इक्वेटोरियल क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये आपको याद रखना है। तो अब आपको समझ में आएगी चीजें आगे की तरफ जो हम समझाने वाले। ठीक है, चलिए अब हम समझने चलते हैं। ठीक है, अब साइक्लोन जनरेट कैसे होते हैं, जनरली हम साइक्लोन की प्रोसीजर देखने वाले कि हमारे साइक्लोन कैसे जनरेट होते हैं और साइक्लोन के बनने की प्रक्रिया क्या होती है। एक राइट में आपको रफ डायग्राम दिया हुआ है, समझाते भी जाऊंगा और चीजों को एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा आपके सामने। ठीक है, पॉइंट वाइज हम इसको समझने में चलते। देखिए साइक्लोन कैसे जनरेट होते हैं, चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना, चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, चक्रवात की उत्पत्ति क्या है, एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म होती है ना, जिसमें हमको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको प्रेशर बेल्ट समझाया, वैसे ही बहुत सारी चीजें। ठीक है, देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, वार्म ओशियन वाटर के ऊपर जनरेट होते हैं। कहां पर, वार्म ओशियन वाटर मतलब गर्म, है ना, गर्म पानी के ऊपर। कहां पर होते हैं, गर्म पानी के ऊपर। पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए। अब आपको एक चीज पता है, पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कब होगा, समर सीजन में होगा, है ना, ग्रीष्म ऋतु में हमारा क्या होगा, पानी का टेम्परेचर इतना होगा। और कहां पर, इक्वेटर के आसपास, है ना, ट्रॉपिकल जोन में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे, है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे है, ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होंगे, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेटर के आसपास वाला जोन है जिसमें तापमान क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। ठीक है, जहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस से एयर क्या हो जाएगी, मॉइस्ट एयर गर्म होगी सरफेस पर, कौन से, ओशियन वाटर पर सरफेस क्या होगी, गर्म होगी, और यहां से मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, और ये साइक्लोन के जनरेट होने की प्राइमरी पोजीशन होगी। ठीक है, तो ओशियन
से सभी चीजें जनरेट होगी। अब क्या हो जाता है, यदि ओशन में सबसे पहले एक चीज और जान ले, टेम्परेचर का प्रेशर के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है ओनली फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाले फैक्टर के लिए हम देख रहे हैं, और वो भी किसके लिए, सरफेस के लिए। ये आप दोनों चीजें एकदम गठान बांध के लिख कर रखना, किसके लिए, सरफेस या सतह के लिए, है ना। पृथ्वी सतह के लिए ही होता है एक चीज, क्या, ये वाला रिलेशन, कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी स्थिति के कारण जब हम बोल रहे हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए कौन सा प्रेशर जोन बन जाएगा, वहां पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। ये जो रिलेशन बताया मैंने सिर्फ सरफेस के लिए बताया है, ये क्लोज सिस्टम या फिर बंद निकाय के लिए काम नहीं करता है। क्लोज सिस्टम या तो हम सिलेंडर की बात करें, है ना, और दूसरी चीज की बात करें, हम इसको फिजिक्स में समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये काम नहीं करता है। तो ये आप ध्यान रखें, सिर्फ ये एटमॉस्फेयर के लिए, ओपन सिस्टम और सरफेस के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लो प्रेशर जैसे ही बन जाता है तो एयर मूव करने लगती है किस तरफ, सराउंडिंग से अंदर की तरफ, सराउंडिंग से अंदर की तरफ क्या करने लगती है, एयर मूव करने लगती है। यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाता है, यहां पर सबसे पहले क्या बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया। सबसे पहले यहां पर क्या बन गया, एक और रफ डायग्राम में और समझेंगे। यहां पर हमारा क्या बन चुका है, लो प्रेशर जोन बन गया है। अब एयर फ्लो किधर से हो रहा है, हाई प्रेशर जोन से बाहर से हो रहा है, और धीरे से हवाएं क्या हो रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है। अंदर की तरफ जैसे ही हवाएं मूव करती है तो क्या हो जाती है, एक सर्कुलेशन मोशन में घूमती हुई क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है ना। क्योंकि यहां से हवाएं ऊपर की तरफ भी जा रही है, और कहां पर है, ओशियन वाला सरफेस है, समुद्र वाला सतह है ना, नीचे पानी है। तो यहां से कैसी होगी, वार्म तो होगी, उसके साथ मॉइस्ट भी होगी, मतलब इसके साथ आर्द्रता भी होगी, और ऊपर जाकर क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। और ये बादल क्या करते हैं, बरसात भी करते हैं। एक बार पूरी प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक रफ डायग्राम में हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे भी कि पूरी प्रक्रिया कैसे चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी में भी अवेलेबल है। हाँ, इन सब चीज़ों को आप नोट्स बनाते चले, नोट्स जरूर बनाएं, और हमेशा याद रखें नोट्स सर्वोपरि है। क्योंकि आपको अंतिम समय में जाते जाते आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबे होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। इसलिए नोट्स बनाएं, फटाफट पॉइंट वाइज सब चीज़ों को देखें, फैक्ट फैक्ट पॉइंट भी लिखते चल रहे और लाइन वाइज भी लिखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इससे। देखिए आगे की प्रोसीजर हम इस प्रकार देखते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, जैसे जैसे ये गर्म हवा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्म हवा क्या आती जा रही है, ऊपर की ओर उठ रही है ना। तो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, यहाँ पर ये गर्म हवा क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठती जा रही है ना। ये साइक्लोन में घूमते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, साइक्लोन में। और जैसे ऊपर पहुंचती है तो ब्लूइश कलर में, मतलब क्या हो रही है, कूल डाउन हो रही है, मतलब ठंडी हो रही है ना। हमको एक चीज और पता है कि ऊपर से नीचे से, सॉरी, नीचे से ऊपर जाते हुए टेम्परेचर क्या होता है, लैप्स होता है। टेम्परेचर जो लैप्स होता है किस किस रेट से होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस रेट से कम होता हुआ धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाते हुए क्या हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। जैसे ही कोल्ड, जो हमारी एयर जो वार्म होती है वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, और उससे फॉर्मेशन होता है किसका, क्लाउड्स। उससे क्या हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं, है ना। बादलों का निर्माण उसी प्रक्रिया से होता है ना। बादल बन जाते हैं, और ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है, जिसमें क्या हो जाते हैं, क्लाउड बनने लगते हैं, और विंड विंड स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लाउड भी बनने लगते हैं, और विंड स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये नॉर्मल साइक्लोन कहलाते हैं, ट्रॉपिकल स्ट्रोम जिनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ट्रॉपिकल स्ट्रोम, जिसमें विंड स्पीड होती है 63 मीटर पर आवर, है ना, मीटर पर आवर होती है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं, उससे ज्यादा क्या हो जाती है, जैसे स्पीड बढ़ जाती है विंड की, मतलब 119 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। वो तो स्ट्रोम था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरिकेन नाम से जाना जाता है। उससे ज्यादा स्पीड वाले साइक्लोन्स को जाना जाता है इस नाम से, ठीक है। अब जितनी भी हमने प्रक्रिया समझी, उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, एक बेस पर समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा नॉर्मल बेस, जिस पर हम आगे की पूरी प्रक्रिया देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है हमारा, ये है लो प्रेशर जोन, जो कहां पर बना है, ओशन के ऊपर, हमारा नीचे की तरफ ओशन,
ठीक है, ओशियन के ऊपर ही ये लो प्रेशर जोन बना हुआ है। जनरली ये डायग्राम बना के रखिए, यही डायग्राम आपको सब चीजें क्लियर कर देगा। ठीक है, अब क्या हो जाता है लो प्रेशर, अब आजू बाजू में क्या है, प्रेशर जोन कैसा है, हाई है, तो विंड सिस्टम कैसा चलेगा, लो से हाई की तरफ चलेगा, सॉरी हाई से लो की तरफ चलेगा। ये विंड सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये किसके ऊपर चल रहा है, ओशियन के ऊपर चल रहा है, समुद्र के ऊपर चल रहा है, समुद्र के ऊपर। तो यहां से क्या हो जाती है, मॉइस्चर भी ऐड होते चलती है इसके साथ में, क्योंकि समुद्र क्या है हमारा, गर्म है ना। तो यहां से क्या हो रही है, ये मॉइस्चर मॉइस्चर यहां से ऐड होती चल रही है, मतलब आर्द्रता, है ना। यहाँ से हमारी आर्द्रता भी इसके साथ ऐड होती चल रही है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर आ जाती है ना, वहां पर काम करता है आपका कोरियोलिस फोर्स, वहां पर आपका काम करता है कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स के कारण ही क्या हो जाता है, सर्कुलेशन मोशन स्टार्ट होता है। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम आगे जानते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी बात देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर हमारा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। विंड सिस्टम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी चलता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी चलता है तो अपने डायरेक्शन के किस तरफ मुड़ जाता है, राइट साइड में टिल्ट हो जाता है। जब भी विंड सिस्टम चलेगा तो अपने डायरेक्शन के राइट में टिल्ट होगा, इसका डायरेक्शन क्या है ऊपर, और इसके राइट में टिल्ट हो गया मतलब इस तरफ मुड़ जाएगी हवा। और जब भी कब कहाँ चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में चलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में चलता है, तो विंड सिस्टम यदि ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा इसका राइट है, विंड सिस्टम किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये हिस्सा किस क्या है, उसका राइट है, और ये लेफ्ट है। तब क्या हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में मुड़ जाता है, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में मुड़ जाता है। और ये लेफ्ट में मुड़ने के कारण क्या हो जाता है, साइक्लोन जब स्टार्ट होते हैं तो ये विंड सिस्टम ऐसा होता है। ठीक है, इधर से हवा आएगी ऐसी, और इस हिसाब से यहां से घूमने लगेगी ऐसी। अब इसमें भी हवाएं क्या होती है, इस हिसाब से चलती है और यहाँ से ऐसे घूमने लगती है। कोरियोलिस फोर्स वाला हम समझेंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो विंड सिस्टम ऐसे चलने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो जाता है, विंड सिस्टम टिल्ट हो जाता है। किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो किस तरफ होता है, राइट साइड होता है। ये ध्यान रखें, डायरेक्ट भी पूछा जाता है परीक्षा में। यदि सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे, है ना, क्योंकि हमको बहुत सारी स्पेस चाहिए हमारे साइक्लोन को बनाने के लिए। चलिए, तो हम आगे बढ़ते। देखिए यहां तक आपने समझा कि कैसे टिल्ट हो रही है हवा। उसके बाद क्या हो जाती है, ये हवाएं इसी के सापेक्ष चलती है ना, इसी के साथ चलती है, और आगे बढ़कर क्या हो जाती है, सर्कुलेशन मोशन स्टार्ट कर देती है। ये सर्कुलेशन मोशन में ये विंड सिस्टम क्या हो जाती है, गोल घूमने लगती है ऐसी। सर्कुलेशन मोशन में ये विंड ऐसी घूमती हुई चलने लगती है, और यही से हमारा चक्रवात क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, साइक्लोन स्टार्ट हो जाता है। यदि हम रफली डायग्राम में और आगे बढ़ाएं तो ये ऐसा जोन होता है जहां पर, ये एक ऐसा जोन होगा जहां पर हवाएं क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और जिसमें बीच की तरफ क्या है, लो प्रेशर जोन बना हुआ है। ये हमारा हो जाता है साइक्लोन शुरू। ठीक है, साइक्लोन के बीच में जहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है, ये वाला जोन, जहां पर बीच में लो प्रेशर जनरेटेड है और जिसके आसपास हमारी क्या हो रही है, हवा घूम रही है ऐसी, विंड का सर्कुलेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं क्या, आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात का नेत्र कहते हैं बीच वाले जोन में। और इसमें एटमॉस्फेयर कैसा होता है, क्लीन एंड काम होता है, एकदम शांत अवस्था में मौसम होता है। और इसके आसपास कुछ, इसके अंदर ना तो बरसात होती है, ना तो हवा तेजी से चलती है, एकदम शांत माहौल बना हुआ रहता है। किसमें, बीच वाले हिस्से में, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। तो ऐसा पूछा जाता है कि साइक्लोन में या चक्रवात में ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जहां पर मौसम क्या होता है, साफ होता है, साफ और क्लीन, काम, क्लियर होता है। ठीक है, शांत बना रहता है, वो होता है आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, जो हम जिसकी हमने बात करी, जिसमें हवा घूम रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं आई वॉल। आई वॉल बोलते हैं चक्रवात, चक्रवात का नेतृत्व हो गया, है ना। ये चक्र, नेत्र की दीवार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेत्र की दीवार बोलते हैं। अब ये चक्रवात क्या हो जाता है, धीरे 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 बड़ा होने लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मॉइस्चर इकट्ठी हो रही है और बहुत सारी
वार्म एयर क्या हो रही है, बहुत सारी वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, तो चक्रवात क्या हो जाता है, सर्कुलेशन करता है अपना और ये बड़ा हो जाता है। जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या कर देती है, किस चीज का फॉर्मेशन करती है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। वार्म एयर ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है और क्या क्या बना देती है, यहाँ पर बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, अब एक चीज और जान ले, जो इस वाले चक्रवात में, इस वाले साइक्लोन में जो रेनफॉल होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्शनल टाइप का होता है ना। कौन सा टाइप का होता है, कन्वेक्शनल टाइप का होता है या फिर संवहनीय। कौन सी वर्षा होती है इसमें, संवहनीय वर्षा होती है या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल ऐसा प्रकार का होता है जिसमें क्या हो जाती है, मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाती है, मॉइस्ट एंड वार्म एयर ऊपर जाती है। देखिए दोनों तरफ से जा ही रही है, हमने प्रोसीजर में देखा ही कि वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी किसके कारण, सर्कुलेशन मोशन में घूमती हुई हवा ऊपर जाती है और क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादल बन जाते हैं और क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और यहां से क्या शुरू हो जाती है, बरसात। यहां से शुरू हो जाती है, बरसात हो जाती है। ठीक है, हेवी रेनफॉल कहाँ होता है, जहां पर जो हमने आई वॉल देखी, ये आई वॉल वाला रीजन है इसमें, और इसके आसपास भी रीजन में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, यहाँ वाले में जहां पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है ना, बहुत ही तीव्रता से वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है और उसके बाद जाके दूर क्या हो जाती है, वर्षा थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर जो क्लाउड बन रहे हैं, जहां पर जो क्लाउड बनते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत बड़े और मोटे प्रकार के बादल होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, निम्बो कुमुलस, निम्बो कुमुलस, निम्बो कुमुलस टाइप के, या फिर वर्षाब, कौन से, वर्षाब कपासी। कौन से प्रकार के बादल होते हैं, वर्षाप कपासी प्रकार के बादल होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पर तीव्र वर्षा करते हैं, बहुत तेजी से वर्षा करते हैं। और किस प्रकार की वर्षा हो रही है इसमें, संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। इसे बोलते हैं चक्रवात का नेत्र या फिर आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। इसको आसपास वाले रीजन को बोलते हैं उसके आई वॉल बोलते हैं। इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ये जनरेट होते हैं कहाँ पर, ओशियन सरफेस पर। कहां पर होते हैं, ओशियन सरफेस पर ये जनरेट होते हैं और ओशियन सरफेस से किस तरफ मूव करते हैं, अदर डायरेक्शन में मूव करते हैं और अदर डायरेक्शन में जाकर ये क्या हो जाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वहां पर लैंड के ऊपर जाकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर नहीं मिल रही होती। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है, यदि ये साइक्लोन चल रहा है तो इसको एनर्जी कहां से मिल रही है। ठीक है, यहां पर पूछा जाता है एनर्जी, एनर्जी या फिर ऊर्जा, चक्रवात को ऊर्जा कहां से मिलती है। तो जब भी यहां पर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो यहां से वार्म एयर ऊपर आ रही है ना। कंडीशन क्या हो रही थी, यहां से वार्म एयर ऊपर आ रही थी, यहां से वार्म एयर ऊपर आई, ये गर्म थी और ऊपर आके ठंडी हो जाती है। जैसे ठंडी हो जाती है तो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, क्या कर देती है, अपनी हॉट एनर्जी रिलीज कर देती है, वार्म एनर्जी रिलीज कर देती है। ठीक है, तो यहां से भी और यहां से भी क्या हो जाती है, हॉट एनर्जी हम बोल देते हैं इसको, है ना। इस हॉट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या फिर संघनन की गुप्त ऊष्मा। किसकी, संघनन की गुप्त ऊष्मा। किस नाम से जानते हैं, संघनन की गुप्त ऊष्मा। और यही जो हीट होती है ये किधर चली जाती है, सेंटर में चली जाती है। ये हीट क्या होती है, ऊपर से होती हुई आती है, इस तरफ से आती है ऐसी, और किस तरफ चली जाती है, इनटू द सेंटर, सेंटर के अंदर चली जाती है। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ द साइक्लोन इज द लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। एक पॉइंट बनाकर हाईलाइट कर कर लिख ले, है ना। संघनन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात की ऊर्जा कहलाती है ना। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज द एनर्जी ऑफ द साइक्लोन, यही साइक्लोन को बना के रखती है। ठीक है, यदि कंडेंसेशन होना कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी कम मिलेगी और साइक्लोन वहां पर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा आता है टूल्स, टूल्स ऑफ साइक्लोन, है ना। टूल्स ही पूछा जाता है तो टूल्स क्या होते हैं, यहां पर क्या हो जाता है, जब भी ये घर बार को तबाह कर देता है ना, हम लकड़ी और पेड़ों को तोड़ देता है, तो इनके साथ उड़ने वाले जो टुकड़े होते हैं, है ना, लकड़ी के टुकड़े हो गए, मेटल के टुकड़े हो गए, हमारे मेटल शीट हो गई, चद्दर हो गए, पतरे हो गए,
ये सब चीजें जो उड़ती है उसको क्या बोलते हैं, और जो तबाही मचाती है, टुकड़े किसी को भी लग जाते हैं, कोई मर सकता है, तो वही क्या कहलाते हैं, टूल्स ऑफ दी साइक्लोन, टूल्स ऑफ साइक्लोन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पूरी बनने की प्रोसेस कैसे बने और बाकी सब चीज। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरी प्रोसेस देखी इसमें, है ना। यही साइक्लोन होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब एकदम शानदार डायग्राम में हमको दिखाते हैं। यहाँ से मॉइस्ट एयर आ रही है, ये देखिए, है ना, मॉइस्ट एंड वार्म एयर आ रही है, ऊपर की तरफ जाती है सर्कुलेशन मोशन में ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ऐसी रिलीज हो जाती है। मॉइस्ट एयर होने के कारण क्या हो जाती है, मॉइस्ट और वार्म एयर मतलब कि आर्द्र और गर्म हवा होने के कारण क्या कर देती है, बादल बना देती है। देखिए यहाँ पर आपको बादल का स्तर कितना मोटा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक, ये पूरा, इसको बोलते हैं वर्षाप कपासी, है ना, निम्बो कुमुलस, है ना, कुम्बलो निम्बस, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कुम्बलो निम्बस टाइप के क्लाउड होते हैं, है ना, इनको बोलते हैं वर्षाप कपासी, वर्षाप कपासी प्रकार के बादल होते हैं। और ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, वर्षाप कपासी प्रकार के बादल ही सर्वाधिक वर्षा करते हैं। मेजर रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, जो चार तीन तीन चार चार दिन की झड़ी लगती है, वो बहुत सारी बारिश होती है, वो इसी कारण से होती है। तो हवा क्या हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, क्लाउड से रेनफॉल होता है और हैवी रेनफॉल होता है, और ये जनरेट होते हैं कहाँ पर, ओशियन में जनरेट होते हैं। देखिए आप नीचे की तरफ पूरी तरीके से सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ओशियन। ठीक है, और लैंड फॉर्म पर जाते हैं तो वहां पर उनको यहाँ से कंडेंसेशन के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती, है ना, कंडेंसेशन होता है तो एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर अभी ओशियन के ऊपर कंडेंसेशन हो रहा है, और वो एनर्जी वहां पर नहीं मिल पाती, और क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं कहाँ पर, लैंड 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 एरिया में, है ना, भूमि पर जाने पर ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर तो डायग्राम हमने देख लिया, है ना, ये हिंदी में भी उसी का ही लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाएं। यहाँ पर आपको मील प्रति घंटे की बात करी गई है, और यहाँ पर क्या हो गया, 119 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चलिए ये देखिए, साइक्लोन का ऊपर एक सैटेलाइट से व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई दे रही है कि ये देखिए सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा घूम रहा है ना, घूमने का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है कि ऐसा घूम रहा है, और हवा ऐसी घूम के सेंटर में जा रही है, और सेंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लाउड्स नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पर कोई क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लाउड नहीं दिखाई दे रहे तो मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर कैसे, क्लीन एंड काम, क्लीन एंड काम, एकदम शांत और एकदम रुका हुआ सा माहौल है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे बादल, ये बादल तो दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, एकदम डेंस घने बादल दिखाई दे रहे हैं। और दूर जाते हुए, जैसा कि हम बात करें, यहाँ से दूर जा रहे हैं तो बादल कैसे हो रहे हैं, छितरे छितरे से हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़े टूटे टूटे हुए बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये वाले पूरे एरिया में देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया में अच्छी खासी बरसात होती है, ये वाले एरिया में अच्छी खासी तगड़ी बरसात होती है, और बाकी एरिया में इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती। एक सैटेलाइट से लिया गया व्यू है, एक फोटो है, देखिए सैटेलाइट का हिस्सा दिखाई दे रहा है, सोलर पैनल। ठीक है, तो देखिए बाकी हिस्से में भी हवा तेज चलती है ना, लगभग 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहाँ पर चल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी एक डायग्राम था। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, कोरियोलिस फोर्स की तरफ, कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको जनरली आपको धीरे से समझा देता हूँ। देखिए कोरियोलिस फोर्स एक टाइप का फोर्स है ना, कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो अर्थ के किसके कारण, रोटेशन के कारण आता है। अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है। उसके कारण क्या होता है, जैसे हम एक बॉल को घुमाते हैं तो वो क्या होती है, अपने जो एक्सिस होती है उसके ऊपर घूमती है, लेकिन वो एक्सिस पॉइंट पर धीमी घूम रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं और ये वाले इक्वेटोरियल जोन में पहुंचते हैं, तो सबसे ज्यादा अर्थ की स्पीड कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर होती है ना। इक्वेटर पर अर्थ की स्पीड, भूमध्य रेखा पर अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द पोल कम हो जाती है। ठीक है, इसी कारण से क्या हो जाता है, विंड का टर्निंग हो जाता है, विंड क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में विंड क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। जैसा कि हम इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि अर्थ रिवॉल्व, अर्थ का रोटेशन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। अर्थ कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है, अर्थ कैसी घूम रही है, ऐसी इस डायरेक्शन में घूम रही है। अर्थ के घूमने का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। अब देखिए, जब भी विंड सिस्टम कहां से आता है, पोल से, पहले यहां से इक्वेटर से समझ लेते हैं। इक्वेटर से विंड सिस्टम किधर जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, किस तरफ,
पोल्स की तरफ जा रहा है, तो विंड सिस्टम जब भी उधर जाएगा तो अपने डायरेक्शन के राइट में टिल्ट हो जाएगा, अपने डायरेक्शन के राइट में टिल्ट हो जाएगा। और यदि पोल से आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्शन के राइट में ही टिल्ट होगा। भले इधर से जा रहा हो विंड सिस्टम या फिर उधर से इधर आ रहा हो, अपने डायरेक्शन के किस तरफ जाएगा, राइट में ही जाएगा। कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ऐसा ही होगा। लेकिन उसके अपोजिट हम देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में हम बात करते हैं, तो विंड सिस्टम यदि इक्वेटर से जा रहा है, हम इक्वेटर से देखते हैं, इक्वेटर से जा रहा है तो अपने किस तरफ, लेफ्ट में टिल्ट हो जाएगा। ये क्या है, उसका राइट है, यानी डायरेक्शन क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि आप इस तरफ चल रहे हैं तो आपका राइट क्या होगा, यही होगा, और लेफ्ट क्या होगा, इधर। तो किसमें, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में टिल्ट हो रहा है। और यदि पोल से आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में टिल्ट हो रहा है, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में जा रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हमारा कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स किसके कारण जनरेट होता है, कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है अर्थ के मूवमेंट के, अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव कर रही है, ठीक है। अर्थ की पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण, अक्ष पर घूमने के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है विंड को, डिफ्लेक्ट करता है किसको, विंड को, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरह क्या करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, लेफ्ट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, राइट में। हमने यहाँ पर देखा, कॉन्सेप्चुअली समझिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, अपने डायरेक्शन के राइट में, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में। जनरली कॉन्सेप्चुअली समझ रखेंगे, है ना। तो ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है, ऐसा याद रखें, ठीक है। अब क्या हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। कहां पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर कोई भी कोरियोलिस फोर्स फील नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सभी जगह एक समान जैसी स्पीड होती है, किसकी, अर्थ की, ठीक है। और क्या हो जाती है, इस पूरे इलाके में कहां तक हम बात कर रहे हैं, 5 डिग्री तक की हम बात कर रहे हैं, 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में क्या हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जहां पर क्या होते हैं, साइक्लोन जनरेट नहीं होते। यदि आपसे पूछे कि साइक्लोन कहां पर उत्पन्न नहीं होते, तो कहां पर नहीं होते, 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ में साइक्लोन जनरेट नहीं होते। उसके अलावा सबसे ज्यादा 65% साइक्लोन कहां जनरेट होते हैं, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में। देखिए 5 से 5 तो साइक्लोन होते ही नहीं है, यदि हम 5 से 5 की बात करें तो साइक्लोन होते ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 30, इस वाले जोन में और इस वाले जोन में, ये सबसे ज्यादा साइक्लोनिक जोन। साइक्लोनिक जोन कौन सा हो जाएगा हमारा, यही वाला हो जाएगा। ये कहाँ से, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, 20 से 30 डिग्री के बीच में क्या हो जाएंगे, हमारे सबसे ज्यादा साइक्लोन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये था कोरियोलिस फोर्स, है ना। कोरियोलिस बल अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूमने के कारण होता है ना। बल प्रभावित करता है किसको, हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। उसके साथ ही आता है फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ भी एज इट इज काम करता है ना। फेरल लॉ ही बताता है पृथ्वी पर किसकी दिशा, पृथ्वी पर पवनों की दिशा के बारे में फेरल्स लॉ बताता है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑल विंड्स, है ना, ऑल विंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर द डिफ्लेक्टेड, है ना, देयर राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सेम ऐसी चीज बोल रहा है, ठीक है। वहां पर एक फोर्स की बात करी थी, वहां पर एक फोर्स की बात करी थी, और फोर्स का एक्सप्लेनेशन किसने दिया, फेरल ने दिया। वहां पर हमने फोर्स की बात करी थी, फोर्स का एक्सप्लेनेशन हमको दिया फेरल ने, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि यहाँ लो प्रेशर है ना, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है ना, हमने देखा था प्रेशर बेल्ट में। फिर यहाँ से हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से यहाँ पर, है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, तो उधर की तरफ हवा चल रही है। तो वैसा ही यहाँ पर सदन में भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन बताता है, तो आप हमेशा डायरेक्शन को याद रखिए, इधर ऐसे जाएगा और इधर ऐसी डायरेक्शन होगी, और इसमें कैसी होगी, इधर ऐसी और इधर ऐसी, इस डायरेक्शन में होगा। इसको डायग्राम को बना लें 1-2 बार, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए डायरेक्शन को ध्यान रखें, है ना। इधर नीचे की तरफ कैसी है, ऐसी है, और ऊपर की तरफ ऐसी, ऊपर की तरफ राइट में है, नीचे की तरफ लेफ्ट में, ऐसे याद रखें। ऊपर की तरफ किधर जा रही है, राइट में जा रही है, यहाँ वाले हिस्से में देखिए ये राइट में जा रही है, तो आपको याद रहेगा। यहाँ से क्या जा रही है, लेफ्ट में जा रही है। इधर क्या जा रही है, राइट में, इधर जा रही है लेफ्ट में, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कहां पर है, लेफ्ट में जा रही है, और इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, राइट में जा रही है। अब देखिए सबसे ये कंडीशंस जो है क्या होती है, जनरेट करती है हमारे किसको, साइक्लोन को, है ना। साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए
उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति किस चीज के कारण होती है? सबसे पहले कोरिलेस फोर्स। सबसे पहले उत्पत्ति का सबसे पहला फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है, यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि फैक्टर्स बताइए जो साइक्लोन को जनरेट करते हैं, है ना, साइक्लोन को जनरेट करने वाले फैक्टर की बात करें तो साइक्लोन को जनरेट करने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्या? कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स सबसे पहला फैक्टर है। तो कोरिलेस फोर्स की डेफिनेशन दे और बताएं कि कहां पर कोरिलेस फोर्स ज्यादा है, कहां पर कम है या फिर जीरो है। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताता है कि पवनों की दिशा किस तरफ होगी। पवनों की दिशा के बारे में बताता है कि दिशा किस तरफ होगी। दूसरा, ठीक है, लेटेंट हीट के बारे में बताता है। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, इसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट के बारे में बताता है। अब देखिए, जब भी सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। जब भी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ओशियन सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओशियन सरफेस पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है और वहां बन जाता है लो प्रेशर जोन। वहां पर बन जाता है लो प्रेशर जोन और लो प्रेशर में विंड क्या होने लगती है? अंदर आने लगती है। दूसरा, कोरिलेस फोर्स और फेरेल्स लॉ के कारण क्या होने लगता है? सर्कुलेशन मोशन होने लगता है। ठीक है, सर्कुलेशन मोशन में विंड ऐसी घूमने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या हो जाती है? कंडेंसेशन। जब क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में कंडेंसेशन हो जाता है और बरसात हो जाती है। ये बरसात हो, यहाँ से जो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है, एनर्जी जैसे रिलीज हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? हीट एनर्जी होती है। और ये हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है? सेंटर में चली जाती है। किसके? साइक्लोन के। साइक्लोन के किस में चली जाती है? सेंटर में चली जाती है। और साइक्लोन के सेंटर में जाने से ही हीट एनर्जी क्या हो जाती है? साइक्लोन के सेंटर में चली गई और हीट एनर्जी क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोनिक एनर्जी में। अब वो साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। साइक्लोन को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हीट, लेटेंट हीट भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो साइक्लोन को बनाए रखने में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी पुश करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी फैक्टर। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमिडिटी फैक्टर। ठीक है, तो हाई ह्यूमिडिटी, है ना, लगभग कितनी होनी चाहिए? 50 से 60% ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है ना। अब मिड मिड लेटीट्यूड पर क्या होती है? सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि हमने मिड लेटीट्यूड की बात करी। कहाँ से? 20 से 30 डिग्री के बीच वाले हिस्से में, 20 से 30 डिग्री वाले हिस्से में क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा साइक्लोन जनरेट होते हैं ओशियन के ऊपर, है ना, ओशियन पर जनरेट होते हैं, है ना। वहां पर ह्यूमिडिटी फैक्टर भी अच्छा खासा होता है, जहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आज थोड़ी गाड़ियां बाहर से निकल रही है, कोई बात नहीं, है ना, बहुत सारे लोग चैपे कर रहे हैं। ठीक, हम समझते चलते हैं। ठीक है, 50 टू 60% क्या होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी मिड लेटीट्यूड पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन से, यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर कौन सा बनेंगे? कुम्लो निम्बस या फिर वर्षाब। आपको बार बार बताता चल रहा हूँ, वर्षाब कपासी। कौन से बादल बनते हैं वहां पर? वर्षाब कपासी या कुम्लो निम्बस टाइप के क्लाउड्स वहां पर बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है वहां पर? डोलड्रम वाला इलाका भी आपने देखा हुआ है। डोलड्रम वाला इलाका, डोलड्रम कौन सा? इक्वेटर वाला इलाका। डोलड्रम वाला इलाका भी होता है जहां पर क्या होता है? साइक्लोन जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब साइक्लोन जो जनरेट होते हैं कौन से? हम कौन से साइक्लोन की बात कर रहे थे? ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे थे, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे थे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहे थे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उन पे किसका प्रभाव होता है? ट्रेड विंड का या व्यापारिक पवन, है ना। कौन सी पवने? व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड का इफेक्ट होता है। इसके कारण ही क्या हो जाते हैं? हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अभी अपन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विशेषताओं में आ रहे हैं। अभी हमने क्या समझा? पूरी ओवरऑल साइक्लोन और साइक्लोन के जनरेट होने के फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इन चीजों के कारण साइक्लोन जनरेट या उत्पत्ति होती है चक्रवातों की। ठीक है, ये सब हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, डोलड्रम वाले क्षेत्र में कोई साइक्लोन नहीं होते। और क्या होता है? ट्रेड विंड का इफेक्ट होता है, व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। ये थे हमारे मुख्य फैक्टर या फिर मुख्य ऐसे कारक जिनके कारण क्या होती है? चक्रवातों की या साइक्लोन्स की, साइक्लोन क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं या फिर साइक्लोन की, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर एक और
डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा है विंड का डायरेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इक्वेटोरियल जोन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, आर्कटिक सर्कल दिख रहा है यहाँ पर। विंड सिस्टम कौन से सर्कल के बीच में कैसी चल रही है, एक बार इस डायग्राम को भी आप बनाकर रखें, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ से आता है क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने समझे फैक्टर कि कैसे जनरेट होता है साइक्लोन। अब यहाँ से हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए, साइक्लोन या चक्रवात की बात करें, किसकी, चक्रवात। चक्रवात, वात मतलब क्या होता है, वायु। चक्र मतलब घूमती हुई वायु। ठीक है, तो यहां पर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं साइक्लोन। साइक्लोन पहले कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पहले होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नाम याद रखें, हिंदी इंग्लिश में दोनों में, है ना। हिंदी मीडियम वाले तो याद ही रखें दोनों में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये दो टाइप के चक्रवात होते हैं। आज देखा हमने, क्या क्या देखा हमने, चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवातों के लिए एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, चक्रवात के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और आज हमने ये सब देखा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कौन सा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के 3 भागों में बनेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स कि उनकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने वाले हैं। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवात हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम अंकित बिंजवा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।